Good afternoon aspirants. I Neha Swarnakar welcome you all on the online platform of Sparsh PSC Education. मैं डील करने वाली हूँ यहाँ पे पिछला हमारा टेस्ट सीरीज़ का पेपर यानी कि जनरल साइंस, इसमें से बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो मैं डील करूँगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो 6th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डीएनए के अवयव क्या हैं। हम सबको पता रहता है कि डीएनए क्या है, लेकिन वो किन चीज़ों से मिलकर बना है यही डिफाइन करेगा क्या इस चीज़ को, कि आखिर उसके अवयव हैं क्या। अब इसके अवयव क्या क्या हैं, जैसे कि पहले हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। सबसे पहला है डीएनए का फुल फॉर्म में ही उसका पहला अवयव छुपा है। क्या कहते हैं इसे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही है इसका मेन अवयव, नाम में ही छुपा हुआ है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, जिसमें डीऑक्सीराइबोज एक शुगर है। और ये कैसा शुगर है? ये है एक पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब होता है 5 कार्बन वाला। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहा जाता है। एक, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाला है पेंटोस शुगर। ये है आपका राइबोज शुगर। क्या है ये? राइबोज शुगर। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डीऑक्सी। डी का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर निकल कौन रहा है? ऑक्सीजन। और राइबोज एज इट इज। तो अब क्या होगा? ये जो राइबोज शुगर है स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन ऊपर भी सेम रहेगा CH2OH, नीचे भी सेम रहेगा, ऊपर भी एज इट इज, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। इस वजह से राइबोज शुगर को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये पहला कंपोनेंट हो गया इसका। अब लुकिंग फॉरवर्ड, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? इसका दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरस, जिसको आप PO4 से भी रिप्रेजेंट करते हो, फॉस्फेट कहते हैं जिसको। एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है आपका फॉस्फेट जिसको आप PO4 से भी रिप्रेजेंट करते हो। और इसी की मौजूदगी के कारण डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड जो टर्म है यानी कि ये बता रहा है कि डीएनए की जो प्रकृति है वो अम्लीय है, उसका नेचर एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? फॉस्फेट की मौजूदगी के कारण। ये है इसका दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट इसका है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर हम रखते हैं AG, एडिनिन और ग्वानिन को, और पिरिमिडीन के अंदर रखते हैं हम CT यानी कि साइटोसिन और थाइमिन को। एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है, और ये थंब रूल है कि A हमेशा T के साथ ही पेयर करेगा। A हमेशा T के साथ पेयर करेगा डबल बॉन्ड से, और C हमेशा G के साथ पेयर करेगा ट्रिपल बॉन्ड से। माइंड यू, ये बॉन्ड कौन से हैं? ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना क्लियर है ना? इतनी ही 3 चीज़ें आपको लिखनी है, तो 2 में 2 आपके बिल्कुल आएंगे, ठीक है? क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेन कंपोनेंट आपको ये 3 चीज़ें दिखानी है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, दूसरे के नंबर कटवाने हैं और अपने नंबर बढ़वाने हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड।
और यहीं से अगर फास्फोरस को हटा दूं तो बचा क्या, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, अगर वो दोनों मौजूद हैं तो उन्हें कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। हम जैसे कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और उसमें कोई डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम बनाना जरूरी है? बिल्कुल, अगर आपके पास स्पेस है, फर्दर एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसमें मैं आपको जिसमें मैंने डायग्राम पूछा है, डायग्राम भी लोगों ने बनाया है और बगल में साइड में जो स्पेस है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। जैसे कि 2 मार्क्स वाले। बिल्कुल, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो व्हाई नॉट, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये क्लियर है। आगे चलते हैं और इसे कैसे लिखना है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 3 लाइन में, अगर आपके पास समय कम है वो राइबोस शुगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये 3 चीज़ें दिखनी चाहिए। और एक काम कर सकते हैं आप, इसे बॉक्स में कवर कीजिए, इट विल हाईलाइट, और अगर कोई कीवर्ड्स हैं तो उसको अंडरलाइन भी कीजिए। ठीक है, हम लोग 2 पेन का यूज़ कर सकते हैं क्या, ब्लैक और ब्लू? प्रेफरेबली तो एक ही, मतलब या ब्लू या ब्लैक? एग्जैक्टली, मतलब 2 पेन साथ में नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव मोड पे नहीं है लेकिन संभावना इनकी बनी रहती है क्योंकि थोड़ा सा अतरंगी है। ठीक है, अब सिर्फ मैंने डायग्राम पूछा है, अगर आप डायग्राम जानते हैं तो अच्छी बात है और अगर उसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं तो और अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, पार्टीशन कीजिए, पार्टीशन करके एक साइड बनाएंगे डायग्राम अगर उतने में संभव है और दूसरे साइड में क्या, उसका एक्सप्लेनेशन। अब ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम जो कुछ कॉपीज मैंने देखा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें आपने लेबलिंग भी की है तो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। कुछ यूं रहता है, वो अंदर के भाग को कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और इसी के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं इसी के अंदर मौजूद रहते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। बाहर वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं एक्रोसोम, ये इसको कवर करके रखता है। और एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम क्या है, स्पर्म जब ट्रैवल करके एग तक पहुंचता है तो एग के आउटर कवर को आउटर जो कवर है उसको डिसरप्चर करने का काम करता है वो। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम आपको समझ में आ गया। ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं हेड, जितनी भी चीजें हैं ऊपर उसे हम कह रहे हैं हेड। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं कॉलर, और इसके अंदर आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बीच वाले पोर्शन को, जिस प्रकार से ऊपर वाले पोर्शन को आपने हेड कह दिया, बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं मिडिल पीस या फिर मध्य भाग। नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है टेल, और ये यहाँ मौजूद रहता है फ्लैजिला, जो इसको उस लिक्विड इन्वायरमेंट में फ्लोट करने में या स्विम करने में क्या करता है, मदद करता है। एनर्जी कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से। नीचे वाले भाग को कहते हैं टेल, और इन्हीं चीज़ों को आपको डिफाइन करना था। क्या इतना क्लियर है? आगे चले। ऐसा है नहीं, बट इट इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ग्राफ्टिंग, कलम बांधने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप 2 तरीके के पेड़ लेते हैं या 2 तरीके के प्लांट लेते हैं। एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिसका जड़ मौजूद है अभी भी मिट्टी के अंदर, और ये उसका कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग का क्या काम है, ट्री की अगर आपको कोई एज पूछे तो जितने उसमें कैम्बियम रिंग होते हैं वही क्या है, उसकी एज होती है। तो आप यहाँ पे काटते हैं टेढ़ा,
स्लांट काटते हैं। यानी कि आपने क्या किया, इतने भाग को बस लिया एक प्लांट के, ये आपका पहला प्लांट है या पहला ट्री है जिसकी रूट्स क्या है, अभी भी ज़मीन के अंदर है। आपने उसमें काटा टेढ़ा, स्लांट काटा, यानी कि आपने उस पौधे को क्या पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है। पेड़ के इस भाग को हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। अब हम लेंगे दूसरा प्लांट, ऐसा प्लांट जिसकी हमें इच्छा है, जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है, उसका कोई भी स्टेम वाला भाग हम ले सकते हैं और उसे भी काटेंगे कैसा, टेढ़ा। अब जो डिजायर्ड प्लांट है, जिसकी कुछ खूबियां देखने की आपको इच्छा है भविष्य में, इस प्लांट को हम कहते हैं सायोन। क्या कहते हैं, सायोन। इसे कह रहे हैं स्टॉक, इसे कह रहे हैं सायोन। आपने यहाँ पे भी हल्का कट किया है, सॉरी नीचे कट होगा, नीचे कट किया है। अब आप इसको उठा के यहाँ पे कैम्बियम रिंग के बीच में बैठाएंगे। क्या इतना क्लियर है? ये डिजायर्ड प्लांट है, इसको आपने नीचे से टेढ़ा काटा है, यानी कि आपने इसमें भी चोट की है। इसको उठा के आप ये कैम्बियम रिंग के बीच वाले हिस्से में रखेंगे जहां पे जाइलम और फ्लोएम की क्या है, अधिकता है। तो इसको क्या मिलेगा, इससे पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ से आ रहे हैं, जड़ से आ रहे हैं। ये और ये आपने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आप उसको किसी पॉलीथीन की शीट से या किसी साफ कपड़े से आप उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि दोनों के जो घाव है वो भर चुके हैं और इसमें से नई जो पत्तियां हैं वो बाहर आती हुई आपको दिखाई देती हैं। ग्राफ्टिंग हम जनरली एवोकाडो, रोस, ये सब के में यूज करते हैं। रोस में आपने देखा होगा डबल कलर। डबल कलर आया कहाँ से, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया है कलम बांधने की प्रक्रिया। क्लियर है? ये बस इतना ही बताना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा कोशिश करनी होगी ना कि छोटे से जगह में भी थोड़ा एग्जैक्टली, ये चीज, एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू कि 2 मिनट्स में आपका डायग्राम बन जाए, ठीक है। छोटा साइज और क्लियर है। एग्जैक्टली। राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो नहीं दिख पाया। पहले तो आपको बांटने हैं बुलेट पॉइंट्स। सबको पता है कि ब्लड के कार्य क्या हैं, है ना। जो परिसंचरण तंत्र के कार्य हैं वही क्या है, रुधिर के कार्य हैं, ब्लड के कार्य हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में मार खाए हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। पहले तो आप बांटेंगे क्या, बुलेट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो सकता है आखिर, ब्लड का कार्य। पहला है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन कैसे किया जाता है परिवहन। ब्लड को हम किस में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं। बहुत ही अहम भाग माना जाता है इसका। तो ये पोषक तत्वों का परिवहन कैसे करेगा, आपको 2 लाइन में बताना है कि जो आपने खाना खाया वो जब आपके पेट में गया, खाना पचा कैसे, जो आपने नाक से ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन का यूज करके वो जो फूड मटेरियल है उसका होता है ऑक्सीकरण और वो टूटता है छोटे छोटे भागों में। उसके जो पोषक तत्व हैं उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल में, और सेल से जहां पे भी अब उसकी जरूरत है उसको परिसंचारी द्रव्य यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड द्वारा निर्धारित स्थान तक लेके जाया जाता है। इस प्रकार से आपको एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो पोषक तत्वों के परिवहन में आप क्या लिखेंगे, पोषक तत्व जिन्हें अवशोषित किया गया है उन्हें परिसंचारी द्रव्य यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड विच इज ब्लड, उनके द्वारा उनको उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, हार्मोन का परिवहन। ये मुझे मिसिंग लगा है, कुछ कॉपीज मैंने देखी हैं जिसमें मुझे ये मिसिंग लगा है। हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन शब्द का मतलब ही होता है एक्साइट करना। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक संदेशवाहक हैं, एक केमिकल मैसेंजर हैं, है ना। अब हार्मोन की सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे अजीब बात भी क्या है, जहाँ पे उसे जिन अंगों द्वारा स्रावित किया जाता है उनका उपयोग वहाँ ना करके किसी अलग जगह
किसी विशेष स्थान में उनको भेजा जाता है जहाँ पे वो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन हार्मोन मान लीजिए अगर यहाँ स्रावित हुए हैं पैंक्रियास के द्वारा, तो उसे पेट के दूसरे हिस्से में कहाँ से लेकर के जाएंगे, तो हार्मोन को भेजा जाता है परिसंचारी द्रव्य अर्थात ब्लड में, और ब्लड उसको उस एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। तो हार्मोन्स के परिवहन में भी आ गया उसका एक महत्वपूर्ण रोल। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये भी है। अब आपने ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, सिर्फ प्रक्रिया इतनी ही नहीं होती श्वसन की, आपके शरीर के हर कोशिका, हर ऊतक तक ये ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। पर ये पहुंचेगा कैसे? होता ये है कि ऑक्सीजन आपने नाक से लिया, जैसे ही आप नाक में ऑक्सीजन लेंगे ये कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई के पास महीन रुधिर वाहिनियां मौजूद हैं जिसमें क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है? जिनमें ब्लड बह रहा है। अब एल्वियोलाई के पास अगर ये मौजूद है तो ऑक्सीजन को ये क्या करेगी? इन रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड बह रहा है उसको दे देगी। ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक टेम्पररी कंपाउंड है। अब ये ऑक्सीजन को लेके आगे बढ़ रहा है और शरीर के हर सेल तक ये इस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? दे रहा है। और मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं आपके शरीर के हर कोशिका में होती हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर कौन निकलता है? CO2। इस CO2 को भी लेके कौन आ रहा है? ये रुधिर वाहिनियां जिनमें रक्त प्रवाह हो रहा है। अब CO2 क्या करेगा? ये एल्वियोलाई को CO2 दे देगा और उससे ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन को लेके आगे बढ़ेगा और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? ब्लड। ठीक है। जो एल्वियोल है वो ब्लड को देता है ऑक्सीजन, वो और वही ब्लड से लेता है। हाँ, वो एक एक्सचेंज सरफेस है ना। तो ब्लड कैरी कर लेता है फिर पूरे बॉडी में? बिल्कुल, उसकी एक अलग प्रक्रिया है जिसको बहुत डिटेल से परिसंचरण तंत्र में मैं डील करती हूँ, है ना। अब आगे क्या है? ये बीमारी से बचाव भी करता है। ये भी मुझे मिसिंग लगा है। बीमारी से बचाव कैसे करेगा ये? आरबीसी के साथ साथ रुधिर कोशिकाओं में एक और तरीके की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है श्वेत रक्त कण, WBC। WBC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो वातावरण होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज, इसमें कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम्स भी मौजूद रहते हैं, जो जैसे ही बाहर से कोई भी धूल के कण या पराग के कण अगर आपके नाक के रास्ते से आपके शरीर में घुसे हैं तो उसको आपका शरीर जो है वो एलियन की तरह, एक शत्रु की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। और जैसे ही वो पराग के कण आपके शरीर में पहुंचते हैं, तुरंत आपके शरीर को अलर्ट कर दिया जाता है और एक संदेश भेजा जाता है WBC को कि आप आ जाइए यहाँ पे। और WBC क्योंकि उसके पास डिग्रेडिंग एंजाइम है और अम्लीय वातावरण है, उस पोलन ग्रेन को पूरी तरह घेर के उसे खत्म कर देता है। इस तरीके से वो आपके शरीर को भयानक बीमारियों से बचाने का कार्य भी करता है। और इस तरीके से अगर मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँ तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मुझे और मिल रहा है। बीमारी से बचाव तो कर रहा है, साथ ही साथ शरीर की सफाई भी कर रहा है। क्या ये जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। ब्लड का और एक कार्य है, ऐसे सोचते जाएंगे, कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, है ना। अब इसके और भी क्या कार्य हैं? ये रक्त का थक्का जमाने में भी क्या करता है? सहायता करता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्लेटिलेट। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को हाईलाइट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगी, इंपॉर्टेंट है ये बुलेट पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं।
जैसे जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उन्हीं को हेडलाइन बना के थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। बिल्कुल। देखिए बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें। हो सकता है चेकर की नज़र जो है वो यहाँ पे जाए। अगर आपने पूरा थ्योरी लिखा है तो उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो हाईलाइट के रूप में क्या काम कर रहा है आपका बुलेट पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से लिखने से आपका आंसर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है ना। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जल और खनिज पूछा है, वाटर और मिनरल पूछा है। बेसिकली मैंने इसमें दो सिद्धांत बताए हैं। एक है मूल दाब का सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत। दो सिद्धांत के जरिए ये पानी, आपने कभी सोचा होगा कि प्लांट में पानी तो आप नीचे की ओर डालते हैं, जड़ की ओर डालते हैं, लेकिन वो ऊपर कैसे पहुंचा, उसी चीज को पूछ रहा है। क्वेश्चन के अप्रोच को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पार्टीशन करेंगे आप। और साथ में अगर मैंने दो थ्योरी बताई है तो आप दो थ्योरी के लिए पहले से ही डायग्राम के लिए जगह निकाल लीजिए और बगल में जगह रखिए एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहली बात, पहले अगर मैं बात करूँ रूट प्रेशर थ्योरी यानी कि मूल दाब का सिद्धांत। अब देखिए क्या होता है, आपने प्लांट में पानी डाला, ठीक है। अब प्लांट में अगर आपने पानी डाला तो हमें पता है कि जड़ के आसपास का जो एरिया होता है वहीं से क्या वो अवशोषित करता है, जल को भी और खनिज को भी अवशोषित करता है। लेकिन ऐसा क्या खास बात है इसमें, इसमें खास बात है कि इसमें रूट है और रूट के साथ उसकी जड़ें हैं, और एक रूट हेयर भी होता है जिसे मूल रोम कहते हैं। ये लगातार अवशोषण का काम करते रहता है। अब क्या होता है कि इसके आसपास क्या मिलेगी आपको, इसके आसपास आपको मिलेगी मिट्टी। अगर मैं जड़, जो कि एक प्रकार की कोशिका है, उसको जूम करके देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखेगा, अगर मैंने एक कोशिका उठा ली जड़ की तो वो बीच वाली है कोशिका, और बगल में क्या बना दिया है मैंने, मिट्टी के कण। मिट्टी से घिरी जो कोशिका है उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो पानी को क्या करें, अवशोषित कर सकें। इतना क्लियर है। अब हमको पता है वाटर के बारे में एक चीज, कि वाटर जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी कि पानी जहां ज्यादा है वहां से पानी कहां बढ़ता है, जहां पे पानी कम है। अब बाहर अगर आपने पानी डाला है, अभी जड़ ने पानी सोखा नहीं है, तो बाहर क्या हो गया, हायर वाटर पोटेंशियल, और जड़ के अंदर क्या है अभी, लोअर वाटर पोटेंशियल। बाहर और अंदर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यही क्या फर्क पैदा कर रहा है, क्या फर्क पैदा कर रहा है दोनों में, कि दोनों ये बता रहा है कि बाहर पानी ज्यादा है और अंदर पानी कम है। अब इसकी जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है वो इस फर्क का फायदा उठाएगी। अब क्या होगा, बाहर से पानी हायर वाटर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। क्या इतना क्लियर है। अब आपको पता है कि प्लांट में दो तरीके के वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। पानी को लेके कौन जाता है, जाइलम, और खाने को कौन लेकर के जाता है, फ्लोएम। अगर मैं इसको और जूम करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। अब ये क्या है, ये है मूल रोम। अब जो मैंने आपको अभी सिद्धांत बताया वही सिद्धांत आगे भी काम करेगा। मैं मान के चल रही हूं कि यहाँ पे क्या है, वाटर पोटेंशियल 0, बाहर क्या है, वाटर पोटेंशियल हाई, अंदर क्या है, लो। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। इतना क्लियर है। अब और ध्यान से देखिए, ये खाली है, ये भरा हुआ है। यहाँ पे तो पानी भर गया, लेकिन यहाँ पे अगर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे खाली है, तो अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर से लोअर। इसी तरीके से पानी को आप ऊपर और अगल बगल में चढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है कि अगर इसने इसको पानी दे दिया तो क्या वो खाली हो जाएगा,
जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मूल रोम से पानी का अवशोषण लगातार होता ही रहता है, इस वजह से पानी क्या करता है, इधर उधर और ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब क्या है, जिस प्रेशर के कारण रूट में मौजूद जिस प्रेशर के कारण पानी हायर वाटर से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, उसी सिद्धांत को कहते हैं हम मूल दाब का सिद्धांत। रूट में जो प्रेशर डेवलप हुआ है, इसी को थ्योरी का नाम दिया गया है मूल दाब का सिद्धांत। क्या ये क्लियर है? लेकिन ये जो थ्योरी है ये छोटे प्लांट्स में काम करती है या मीडियम हाइट के प्लांट्स में काम करती है। लेकिन इफ़ मैं कहूँ कि बहुत बड़े प्लांट्स, हमने हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ बेल्ट की तरफ देखे हैं, बड़े देवदार के वृक्ष हैं, है ना, वो तो काफ़ी लंबे होते हैं, उनमें यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा? उसमें काम करेगा आपका दूसरा सिद्धांत, जिसको आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत। इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि ट्रांसपिरेशन है क्या। अब मुझे बताइए, उस तरफ के जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उनकी पत्तियाँ नीचे की ओर होती हैं, हाँ या नहीं, है ना? अब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कहने का क्या मतलब है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। अनावश्यक जल का वाष्प के माध्यम से बाहर निकल जाना ही क्या है? वाष्पोत्सर्जन। और ये किसके माध्यम से करते हैं? ये करते हैं पत्तियों के माध्यम से, क्योंकि पत्तियां जिन सेल से मिलके बनी हैं उन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। और आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर या नीचे छोटे छोटे छिद्र आपको दिखेंगे, वहां पे मौजूद होता है कौन? रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। दिन में स्टोमेटा खुलते हैं और रात में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। इन छिद्र के माध्यम से जो अनावश्यक जल है वो वाष्प के माध्यम से बाहर जाता है, वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वो बाहर जाता है। अब अगर यहाँ पे जल जो है वो बाहर चला गया तो अब क्या हो गया? जल की क्या हो गई? नीचे कमी हो गई। तो नीचे अगर जल की कमी है तो ये लगातार वाष्पोत्सर्जन का होना एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। कहाँ? नीचे की तरफ। पानी आपने डाल दिया है नीचे, आपको पता है पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। और पानी के जो मॉलिक्यूल का एक बहुत अच्छा गुण है जिसे हम कहते हैं ससंजक बल, यानी कि कोहेशन फोर्स। अब काम करेगा कौन? यही नेगेटिव प्रेशर इसके ऊपर पड़ा है तो चूषण बल, यानी कि क्या है? सक्शन फोर्स के माध्यम से ये सारा का सारा मॉलिक्यूल ऊपर की ओर उठेगा। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आप कोक में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, ऊपर प्रेशर लगाते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव प्रेशर आता है और नीचे से क्या आता है? लिक्विड ऊपर। द सेम थ्योरी अप्लाइज हियर। इतना क्लियर है? ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक साइड एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको, जिसने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है आंसर को देख के। लगभग मैंने 10 से 12 कॉपीज़ देखी हैं, मुझे इतना पता चला है कि अप्रोच को समझने में गलती हुई है। देखिए, पूछा है पहली बात तो परिसंचरण तंत्र में रुधिर कोशिकाओं की संरचना और कार्यों का वर्णन पूछा है। जब मैंने परिसंचरण तंत्र वहां पे मेंशन कर दिया तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा? परिसंचरण तंत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है उन रुधिर कोशिकाओं या रुधिर वाहिनियों की बात की जा रही है जिसे आप डिफाइन करते हो। पहला होता है कौन? आर्टरीज, जिसे कहते हैं क्या? धमनी। दूसरा क्या होता है? वेन्स, जिसे आप कहते हो शिरा। तीसरा होता है ब्लड कैपिलरीज, जिसे आप कहते हो रुधिर केशिकाएं। माइंड यू, केशिकाएं, नॉट कोशिकाएं, ठीक है? हार्ट में, हार्ट का क्या काम है? पंप करना। लेकिन उसने अगर पंप कर दिया शुद्ध रक्त तो उसे हार्ट से शरीर के बाकी हिस्सों तक लेकर के जाएगा कौन?
और बाकी हिस्सों से अशुद्ध रक्त को हार्ट की तरफ लेकर के आएगा कौन? उसी रोल को मैंने पूछा है, इसीलिए मैंने उसका टाइप भी पूछा है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसका प्रकार पूछा है, साथ में इसकी संरचना पे भी प्रकाश डालने के लिए कहा है। एक संरचना और इसका एक कार्य। 3 तरीके के टाइप जब आपको पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के बारे में। देखिए, देखेंगे, ये है आर्टरीज यानी कि धमनी, और ये है शिरा यानी कि वेन्स, और इनके मध्य में जो स्थित है वो है रुधिर केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होगा, ये इनका इंपॉर्टेंट काम है कि ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, इसमें ये मुख्य भूमिका निभाती हैं। धमनी क्या होती है, याद रखेंगे, धमनी एक प्रकार की रुधिर वाहिनी है, एक प्रकार की ब्लड वेसल है, जिसका काम है हार्ट से, इसका काम क्या है, हार्ट से यानी कि हृदय से शरीर के हर भाग तक यानी कि हर छोटी सेल तक ये क्या पहुंचाती है, ये पहुंचाती है ऑक्सीकृत रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप प्योर ब्लड भी कहते हैं। प्योर ब्लड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब ध्यान से देखिए, हार्ट ने ब्लड पंप किया, उसको वहां से कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज। आर्टरीज उसे कहां लेके जा रही है, शरीर के हर भाग तक। आर्टरीज के बारे में एक बात विशेष रूप से जान लीजिए कि आर्टरीज या धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का ही प्रवाह होगा। इसका केवल एक अपवाद है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है, हार्ट से फेफड़ों की ओर अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है। क्यों, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए। अपवाद समझ में आया आपको, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही शिरा, शिरा यानी कि वेन्स, ये भी क्या है, एक प्रकार की रुधिर वाहिनी है ना, एक प्रकार की रुधिर वाहिनी है जिसमें किसका प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो जिस प्रकार से आपने धमनी के लिए याद रखा, उसी प्रकार से वेन्स के लिए भी एक बात याद रखिए कि शिरा में यानी कि वेन्स में हमेशा अशुद्ध रक्त का ही प्रवाह होगा। और जिस प्रकार से धमनी में एक अपवाद मौजूद है, उसी प्रकार से शिरा में भी एक अपवाद मौजूद है। इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस शिरा, जो क्या करता है, फेफड़ों से हार्ट की तरफ शुद्ध रक्त लेके आता है। दोनों का अपवाद समझ में आया आपको, है ना। ठीक है, शिरा का क्या काम है, शरीर के हर भाग से, शरीर के हर भाग से ये हार्ट की तरफ क्या लेके आता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। ये अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्या इतना क्लियर है। अब मुख्य कार्य क्या था, नजर डालते हैं। हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप किया, लेकर के कौन गया, धमनी, वापस लेकर के कौन आया, शिरा। अब ले जाने और वापस लाने का कार्य तो हो चुका है, आपके मुख्य कार्य तो इस प्रकार से संपादित किए जा चुके हैं। तो फिर मेरा प्रश्न है कि ये केशिकाओं की आवश्यकता क्यों है। थोड़ा सा डिटेल में डील कर रही हूं क्योंकि सबने एक ही गलती की है, ठीक है। रुधिर केशिकाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, धमनी और शिरा पतली होती है, लेकिन इनका डायामीटर इतना भी कम नहीं होता कि छोटी छोटी महीन कोशिकाओं तक ये पहुंच पाए। तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये रुधिर केशिकाएं। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये शुद्ध रक्त लेकर के आगे बढ़ रही हैं, जो कहां से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। ये आगे बढ़ के और छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाती है, छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रुधिर केशिकाएं। अब ये जहाँ पे जिनकी ज़रूरत थी
हर कोशिका तक इन्होंने क्या दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, और वापस आते समय इन्होंने ऑक्सीजन तो दे दिया लेकिन क्या उठा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे जाके ये जो अलग अलग विभाजित हो गई थी छोटी छोटी नलिकाओं में, अब ये फिर से एक तरीके से आएंगी समेटते हुए, और क्या बना लेंगी आगे आके, वेन्स। और वेन्स का काम क्या है, अशुद्ध रक्त लेके जाना। ये फिर से उस अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देगा, हार्ट की तरफ, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये तो हुआ कार्य, है ना। एक और चीज मैंने पूछा है जिसका नाम है संरचना, है ना। तीनों की संरचना बिल्कुल अलग होती है। धमनी की संरचना कैसी होती है, धमनी की दीवार थोड़ी मोटी होती है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, धमनी का काम क्या है, धमनी का काम है, हार्ट ने ब्लड पंप किया और धमनी ने उसको क्या किया, बिल्कुल उसने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन हार्ट जब पंप करता है ब्लड तो उसमें काफ़ी प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए धमनी की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। क्या इतना क्लियर है। अब आएंगे शिरा पे। शिरा की जो दीवार होती है वो थोड़ी पतली होती है। क्यों, धमनी को तो हार्ट का जो पंपिंग प्रेशर है उसको झेलना पड़ता है, लेकिन वेन्स को ऐसा करना पड़ता है क्या, नहीं। वो तो हर जगह से, शरीर के हर भाग से क्या है, रक्त को समेटते हुए आती हैं, तो प्रेशर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसकी जो दीवार होती है वो थोड़ी पतली होती है। साथ में इसमें लगे होते हैं वॉल्व्स, जिनको आप कपाट भी कहते हो। वॉल्व्स ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त का प्रवाह हमेशा आगे की ओर हो, पीछे की ओर नहीं। क्या इतना क्लियर है। अब आया रुधिर केशिकाएं। इनकी दीवार बहुत ही ज़्यादा महीन और पतली होती है। इनकी जो झिल्ली होती है वो बहुत पतली होती है। आपके सामने ही है आंसर कि क्यों पतली होती है, क्योंकि इन्हें झिल्ली के आर पार O2 और CO2 का क्या करना पड़ता है, परिवहन करना पड़ता है। और ये परिवहन किस माध्यम से होता है, विसरण, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो डिफ्यूजन। ठीक है, इस पार इसने ऑक्सीजन दे दिया, इस पार से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और विसरण क्या है, किसी भी ठोस, द्रव्य या गैस के मुक्त अणु जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, वही क्या कहलाता है, विसरण। इतना क्लियर है। तो ये था आपका आंसर। देखिए, और ज़्यादा इसको समझने की इच्छा है तो इसका जो वीडियो है वो YouTube पे डला हुआ है, वहाँ से आप जाके नोट्स बना लीजिएगा, या यहाँ पे भी नोट्स अवेलेबल है आपको मेंस राइटिंग के हिसाब से चाहिए तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच समझने की ज़रूरत है। जब तक आप 2 बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। कि कोई आपसे परिसंचरण तंत्र में RBC WBC तो कभी नहीं पूछेगा, अगर वो पूछना है तो नॉर्मल पूछेगा। जब मेंशन कर दिया परिसंचरण तंत्र तो आपको समझ जाना है। क्या इतना क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। अंतिम, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का और हमेशा बड़े क्वेश्चन में ही पूछेगा। ठीक, थोड़ा सा वेरिएशन देने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, ये आया था, ये PY 2013-14 में आया था। मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। आपको स्ट्रक्चर बताना है हार्ट का, साथ ही साथ आपको बताना है कि वो काम कैसे करता है, साथ ही साथ थोड़ा सा वेरिएशन डालने की कोशिश की है मैंने, हृदयघात कैसे होता है, कि रिसेंटली इसके केसेस काफ़ी अपसर्ज देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप। मैम जैसे कि मैंने अभी पिछले 3-4 साल की PY को देखी है, तो जो बायो के जो क्वेश्चन था ना वो जब डायरेक्ट आ रहे थे, हार्ट हो गया, ये हो गया, लेकिन 17-18 के पहले जो क्वेश्चन होते थे ना उसमें कभी कभी ना बीमारियों के बारे में भी पूछते थे। व्हाट इज डायबिटीज, ये पेन, और ये हार्ट अटैक कैसे आता है, ये भी 13, 14, 15 में पूछा है। हाँ। लेकिन मैम अभी पिछले 3-4 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैम लेकिन आगे तो अचानक से पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है उन चीज़ों के लिए, है ना। तो सिलेबस में मेंशन नहीं, किसी भी बीमारी के बारे में कुछ भी पूछ दिए, है ना, मतलब नहीं, उनका ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड सिलेबस मेंशन्ड है। लेकिन उन चीज़ों में से अब अगर आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एसिड बेस क्या है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो सोल्यूशन के भाग में तो आ गया ना, तो आपको चीज़ों को वैसे लिंक करना आना चाहिए, है ना। सिलेबस को समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। मेजर हिस्सा ये है, हार्ट अटैक आपको केवल बताना है कि आता कैसे है, और देयर इज अ डिफरेंस ना, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, हार्ट अटैक अलग चीज़ है। मैंने यहाँ पे हार्ट अटैक पूछा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे जो मैं आपको हमेशा बताते आई हूँ।
आपको करना है पार्टीशन और डायग्राम के लिए जगह छोड़ना है, वेल लेबल्ड डायग्राम के लिए पूछा है, सचित्र वर्णन करना है ना। तो अब पहले अगर आप संरचना बता रहे हैं तो आप संरचना में क्या बताएंगे, क्या है हार्ट। हार्ट क्या है, शंकु के आकार का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मांसपेशियों से बना है ना। अब कहाँ स्थित है, थोरैसिक कैविटी, जो पूरा जो चेस्ट वाला एरिया है उसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं, वक्षीय गुहा कहते हैं जिसे, वहां पे स्थित है, बीच में स्थित है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर क्या है, ये झुका हुआ है। ये आपने क्या बता दी, उसकी अवस्थिति। अब आपको अगर और इच्छा है बताने की तो आप ये बता सकते हैं कि हार्ट जो है वो एक झिल्लीनुमा संरचना में बंद है, एक ट्रांसपेरेंट बैग, मेम्ब्रेनस बैग में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब इसके और भी भाग होते हैं लेयर में, क्लास में मैं डिटेल में समझाती हूँ। विसरल कार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, ये सीरस पेरिकार्डियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको कट शॉर्ट करना है, ठीक। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो डायग्राम तो आपको स्टैंडर्ड ही बनाना है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि डायग्राम भी कौन सा बनेगा जिसमें आप सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। जनरली वो 3D वाला डायग्राम आपसे कभी नहीं बनेगा, ठीक। अब एक्सप्लेन करने के तौर पे मैं आपको एक अलग डायग्राम से समझाऊंगी, 3D डायग्राम से नहीं समझा जा सकता है। वो टफ भी है। तो देखिए, हार्ट को अगर बीच से डिवाइड किया जा रहा है, 4 चेंबर होते हैं हमको पता है, 4 चेंबर से पहले उसको बीच से पार्टीशन कर रही हूं मैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेप्टम या फिर पट। 2 हिस्से हो गए। अब ध्यान से समझते चलिएगा, इस तरफ का हिस्सा है राइट और इस तरफ का हिस्सा है क्या, लेफ्ट। क्लियरली विजिबल है। इस तरफ के हिस्से में आप हमेशा याद रखेंगे कि इस तरफ का हिस्सा यानी कि राइट हिस्सा हैंडल करता है अशुद्ध रक्त को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक। अब हार्ट क्योंकि 4 चेम्बर्ड है, ह्यूमंस में 4 चेम्बर हैं इसके, ऊपर वाले को क्या कहते हैं आप, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, और इसे ही आप क्या कहते हैं, दायां आलिंद। दायां हिस्सा है, और उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, दायां निलय, इसे क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल। इस तरफ का हिस्सा लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे क्या, बायां आलिंद, और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। सिर्फ यहाँ पे समाप्त नहीं होता। अब आपको देखना है कि मैंने आपको बताया था शरीर के हर हिस्से से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, हार्ट की तरफ आता है। क्यों आता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए आता है। अब ये है आपका सुपीरियर वेना कवा, जो क्या करता है, ब्रेन और शोल्डर के ऊपर के हिस्से से अशुद्ध रक्त लेके आता है कहाँ, राइट एट्रियम में। और नीचे से एक और वेन्स है, ये दोनों शिराएं हैं, जिसको कहते हैं हम इंफीरियर वेना कवा, जो क्या करता है, ध्यान देंगे, वेना कवा, वेना में वेना क्या है, वेना कवा में वेना जो है वो इंगित करता है शिरा को। और मैंने अभी आपको बताया कि शिरा का काम क्या है, शरीर के बाकी हिस्सों से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आना, हार्ट की तरफ लेकर के आना। तो 2 तरीके के वेन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक है सुपीरियर वेना कवा, एक है क्या, इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा क्या करेगा, ब्रेन यानी कि हेड और ऊपर शोल्डर से अशुद्ध रक्त को यहाँ लेकर के आएगा। इंफीरियर वेना कवा शोल्डर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के आएगा, ऊपर लेकर के आएगा। अब यहाँ पे कुछ वॉल्व्स भी मौजूद हैं, यानी कि कपाट भी मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं, 3 फ्लैप्स हैं इसके, इसलिए इसे कह दिया गया है ट्राइकस्पिड वॉल्व।
और यहाँ पे भी 2 फ्लैप मौजूद हैं, इसलिए इसे क्या कह दिया गया है, बायकस्पिड वॉल्व। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शिराओं में वॉल्व यानी कि कपाट पाए जाते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड का फ्लो हमेशा आगे की ओर हो। अब यहाँ पे अगर ब्लड आया है तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा, कैसा ब्लड, अशुद्ध रक्त। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऊपर के जो 2 हिस्से हैं, ये ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है क्या, कलेक्टिंग चेम्बर, जहां पे आप चीजों को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ऊपर के दोनों हिस्सों को। और नीचे के दोनों हिस्सों को कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर, यानी कि वितरण करने वाले कक्ष। और ऐसा क्यों कहा गया है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों के माध्यम से ब्लड कहाँ आ गया है, ऊपरी दायां आलिंद में, राइट ऑरिकल में। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा ये वॉल्व्स क्या होगा, खुलेगा। जैसे ही वॉल्व्स खुलेगा तो ब्लड कहाँ भरना शुरू होगा, यहाँ पे। और यहाँ से बिल्कुल मैंने अभी आपको एक अपवाद बताया था जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा यहाँ पे भरना शुरू होगा और ये निकलता है सीधा कहाँ, लंग्स यानी कि फेफड़े की तरफ। लेकर के कैसा रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त। कहाँ ले जा रहा है, लंग्स की तरफ। क्यों ले जा रहा है, ताकि वो फेफड़ा उसमें क्या ऐड करे, ऑक्सीजन ऐड करे। ऑक्सीजन कहाँ से आया, आपने वातावरण से लिया है। क्या इतना क्लियर है। अब अशुद्ध रक्त यहाँ से लंग्स की तरफ चला गया, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने अभी आपको बताया था कि वेन्स का अपवाद और है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स, यानी कि फुफ्फुस शिरा। ये क्या करता है, लंग्स से वापस ब्लड को लेकर के आता है और वो ब्लड कैसा होता है, शुद्ध होता है। भेजा गया था तो कैसा था, अशुद्ध। वापस लेके आ रहे हैं तो कैसा है, शुद्ध। कहाँ आ रहा है, ऊपरी बायां आलिंद में। और फिर से जैसे यहाँ पे ब्लड भरने लगेगा ये कपाट भी खुलेंगे और कपाट खुलते साथ यहाँ पे एक और व्यवस्था है जिसे क्या कहा जाता है, महाधमनी यानी कि एओर्टा। आपके शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है, महाधमनी है। और जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अगर वॉल्व्स क्लोज नहीं होंगे तो ये किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। ब्लड यहाँ भरते ही वॉल्व्स क्यों क्लोज होते हैं, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। तो वॉल्व्स का बेसिकली काम क्या है, वॉल्व्स इन दोनों पार्टीशन के जंक्शन की बीच की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यहाँ से शरीर के हर भाग तक शुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पहले ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ से लंग्स की तरफ, पल्मोनरी वेन्स उसे वापस लेकर के आई है, यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ से शरीर के हर भाग तक। ये थी इसकी कार्य प्रणाली। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हार्ट अटैक कैसे होता है। ठीक है, हृदय के कोशिकाओं की अचानक मृत्यु को ही क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक। लेकिन ये मृत्यु अचानक नहीं होती है। आप देखेंगे कि हार्ट अटैक का कुछ संबंध तो ब्लड प्रेशर से भी है। मानते हैं इस चीज को। देखिए, आप देखेंगे ये है आपकी रुधिर वाहिनी। नॉर्मल अगर आप बैठे हैं, अगर आप एकदम फिट एंड फाइन हैं, तो ये जो रुधिर वाहिनी है, इनमें जो ब्लड बह रहा है, इनमें जो ब्लड बह रहा है वो सामान्य तरीके से सामान्य दाब पे बहेगा, हाँ या नहीं। सामान्य दाब पे क्यों बह रहा है, क्योंकि इसका एरिया क्या है, फ्लो होने के लिए अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया इसको मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ, और अगर आपकी शिथिल जीवन शैली है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इन किनारों पे जमना क्या होता है, शुरू होता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा। अब मुझे बताइए कि सामान्य दाब पे ब्लड फ्लो कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, एरिया अगर कम हुआ है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बड़ी तेजी से प्रेशर बढ़ेगा, इसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, तो अगर ऐसा कभी हुआ कि आप स्ट्रेस के कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा अवसाद की स्थिति में है, तो क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल इस प्रेशर
इस ब्लड के प्रेशर के कारण ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के कहाँ बिखर जाएगा, इन रुधिर वाहिनियों में। लेकिन ब्लड का फ्लो तो हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या जमना शुरू हो जाएगा, थक्का, रक्त का थक्का कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, जिसको आप कहते हो प्लाक। क्या कहते हो, प्लाक। और जब ये ऐसा होता है तो ये कैसी स्थिति पैदा करता है, अवरोध की स्थिति पैदा करता है। अवरोध की स्थिति पैदा करेगा तो ब्लड के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है जिसे आप कहते हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेके कौन घूम रहा है, ब्लड ही तो लेके घूम रहा है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे वो पूरे शरीर में लेकर के घूमता रहता है। अब अगर ये नहीं लेकर के जा पा रहा है ब्लड को ठीक तरीके से, तो इसमें किसकी कमी दिखाई देगी आपको, ऑक्सीजन की। तो जो मसल्स हैं, जो हार्ट की जो मसल्स हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी भी कहते हैं, जो हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, उनका धीरे धीरे उनकी मृत्यु शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद होती है, इस प्रकार से कोशिकाओं की मृत्यु होती है और हार्ट अटैक आता है। थोड़ा सा हल्का सा और बताइए। हाँ बताइए, कहाँ पे? वो प्रेशर इंक्रीज हो गया। एरिया अगर आप कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्ट्रेस के कंडीशन में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। अब वो तो छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल ही हैं, वो कहाँ बिखर जाएंगे, आपकी रुधिर वाहिनियों में, और उनके ऊपर रक्त का थक्का जमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रक्त का थक्का जमना शुरू होगा, अगर मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ पे आप चीज़ें रख देंगे तो मैं बराबर जा पाऊंगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या क्रिएट हो गया, ब्लॉकेज, है ना। और यही ब्लॉकेज क्या करता है, आगे जाके अगर ब्लड ठीक से बहेगा ही नहीं, उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो जो कोशिकाएं या आर्टरीज जो हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं और उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। और यही है क्या, हार्ट अटैक। एम आई क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? चलिए ठीक है, आगे का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है वो सर डील करेंगे, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।